श्रीमान जी, आप स्क्रीन पर अपना लग्न चार्ट देख रहे हैं, आप अपना नवांश चार्ट देख रहे हैं। ये लग्न चार्ट है, ये नवांश चार्ट है और यहाँ पर महादशा का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है ताकि हम महादशा पे काम कर पाएँ। तो अभी जो महादशा चल रही है वो चल रही है शुक्र की, 2010 से लगे हैं और 2030 तक चलेंगे। लग्न चार्ट में यदि हम शुक्र को सबसे पहले देखें तो पहले ही भाव में बैठे हुए हैं। कौन सी राशि में बैठे हैं भैया? 6 नंबर लेकर बैठे हैं, तो ये कन्या राशि हुई। अब शुक्र यदि कन्या राशि में बैठे हैं तो शुक्र डेबिलिटेट हो गए। यही चीज़ मैंने आपके हाथ में भी देखा है कि वहाँ पे लाइफ लाइन ही कमज़ोर पड़ जा रही है, आड़ी लाइनें बहुत सारी है, शुक्र के पर्वत पर क्रॉस का निशान है। तो आप ये देखिए कि अगर शुक्र के पर्वत पर इस प्रकार अगर क्रॉस का निशान बनेगा तो हमारी सुख सुविधाएं ये सबका सफाया हो जाएगा। और केंद्र स्थान पे पहले घर में बैठे हुए हैं शुक्र, और शुक्र की ही दशा चल रही है, अब 2030 तक चलेगी। तो ये तो सीधा सीधा समझ में आ गया कि भाई शुक्र नीच के है और नीच के जब ग्रह की दशा चलेगी तो वो पूरी महादशा आपको तंग करेगी। साथ में राहु बैठे हुए हैं, यहाँ पे लंपट योग लगा हुआ है। लंपट योग धन तो देता है लेकिन नाम भी खराब कर देता है। ऐसे लोगों को लव अफेयर में नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा बच के चलना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑपोजिट सेक्स जो होता है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। तो राहु वीनस जब भी बैठते हैं तो इसे हम लंपट योग कहते हैं। वीनस पे सबसे ज़्यादा काम करना है। राहु यहाँ बैठे हैं तो केतु यहाँ बैठे हुए हैं 7वें घर में, और यहाँ पर शनि भगवान के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया है। तो ये बन गया शनि राहु भगवान का शापित दोष, 12 लिखा हुआ है। अब आप देखिए, आपने कहा कि आपकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, यही कारण है। इसके प्लैनेट, इसके 7वें घर के स्वामी 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि गुरु जाकर कहाँ बैठे हैं? 4थे घर में। तो विवाह में तो बहुत सारा सुख आपको मिलेगा, ये तो यहीं से हो गया। और जुपिटर जो हैं ये बहुत अच्छे 9 के आपके सुख के घर में बैठे हैं, आपके मकान के घर में, यहाँ बहुत अच्छा भाव देते हैं, माँ का प्रभाव बहुत तेज कर देंगे। तो आपकी माँ भी यशस्वी होंगी। गुरु अपनी ही राशि में है, धनु राशि में। तो विवाह का जो स्वामी है वो जाकर 4थे घर में बैठा, ये तो बहुत खुशखबरी है। लेकिन केतु और शनि भगवान यहाँ पर बैठ के आपकी जो दुल्हन है उसको यहाँ पर गड़बड़ करेंगे। और ऊपर ये लंपट योग लगा है, ये दोनों योग एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो हमको यहाँ पे शुक्र पे काम करना चाहिए और शनि केतु पे काम करना चाहिए। अब देखिए आगे, जिस प्रकार आप कर्म की बात करते हैं तो कर्म यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो कर्मेश कौन बना आपका? यहाँ पे मिथुन राशि बनी, और मिथुन राशि के स्वामी मरकरी बुध, ये जाकर दूसरे घर में बैठे हैं। अब कुंडली को प्रारंभ से समझिए फिर से एक बार। यहाँ पे लिखा है 6 पहले घर में, और इसके स्वामी जाकर बैठ गए हैं सूर्य के साथ में। बुध आदित्य योग बना है, और जब भी लग्नेश एक घर आगे जाके बैठता है भाई धन का कारक हो जाता है ये। तो बुध आपको बहुत सारा धन देने वाले हैं, और बुध और सूर्य इनका बुधादित्य योग है। मैंने सारे अंश बल भी चेक किया है, केवल मंगल और शनि भगवान का अंश बल कम है। तो यहाँ पर बुध भी अच्छा बल लेकर बैठे, सूर्य भी अच्छा बल लेकर बैठे हैं। थोड़ा सा ध्यान करिए कि सूर्य यहाँ पर देखिए 7 नंबर लेकर बैठे तो तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, तो इसीलिए इसका भाव भी नहीं मिलेगा। तो हमको लग्नेश ही जाकर वहाँ बैठ गए हैं, उनके साथ उन्होंने कंजंक्शन बना लिया है जो नीच राशि में बैठे हैं सूर्य। तो हमें अपने लग्नेश को तो लेके यहाँ पे चलना ही है, और जो शुक्र है उसका हमें यहाँ भी रेमेडी करनी है। अब आप समझिए कि जो यहाँ पे इस कुंडली के अंदर आपके जो चंद्रमा है ये तो लाभ में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अपनी राशि में बैठे हैं। मनोबल से आप पैसा कमाएंगे। नाटक, स्क्रिप्ट लिखना, ये यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। सॉन्ग लिखना, कोई भी चीज़ जिसमें कविता से रिलेटेड हो, श्रृंगार से रिलेटेड हो, वो चीज़ें आपके लिखने का बहुत मन करेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर उच्च के बैठे हैं, माफ़ कीजिए अपनी ही राशि में बैठे हैं और लाभ में बैठे हैं। मंगल आपके यहाँ पे गड़बड़ हो गए हैं, आपको मांगलिक दोष लग गया है, 12वें नंबर में मंगल आ गए हैं। तो ये तो हाथ पे भी डिटेक्ट हो गया है, तो मंगल का काम सबसे पहले करना है, फिर शुक्र का, और शनि केतु यहाँ पर दिख रहे हैं।
अब यहाँ पर देखिए नवांश के अंदर क्या हो रहा है कि जो आपके चंद्रमा है वो आठवें में चले जा रहे हैं। जब भी जीवन में समस्या आएगी, मान लीजिए कि शुक्र हमें संसाधन नहीं दे रहा, शनि केतु भगवान ने हमें माया जाल में फंसा लिया है, तो हम ये देखते हैं कि चंद्रमा जातक के कितने मजबूत है, क्योंकि अल्टीमेटली लोड तो दिमाग पर ही आएगा। तो यहाँ पे चंद्रमा गड़बड़ हो गए हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा का एक उपाय और मैं इसमें जोड़ दूंगा। वीनस और राहु, देखिए यहाँ पे भी जड़ योग वापस आ गया, ये कर्म के क्षेत्र में आ गया है, शुक्र और राहु भगवान का। अब यहाँ पर नवांश में जो एक पॉइंट है वो सबसे अहम है। एक तो ये चंद्रमा का पॉइंट है कि भाई चंद्रमा 8वें घर में चले गए हैं, बहुत सारा ओवर थिंकिंग हो जाएगी यंग एज में। जब आप सोएंगे तो सोते समय भी आपकी एक आदत बन गई होगी कि सोचना, करवट लेते समय भी सोचना, तो ओवर थिंकिंग में चंद्रमा आपको डालेंगे। नवांश के अंदर सब चीज़ें बैलेंस जा रही है, बस एक चीज़ है, यहाँ पे राहु और मंगल इस लाभ के घर के अगल बगल बैठ गए हैं, तो इसे पाप कर्तरी में, लाभ को पाप कर्तरी में डाल दिया है। तो मंगल राहु भगवान का यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन पाप कर्तरी बन रहा है, तो आपके लाभ को प्रभावित कर रहा है। ये कुंडली का बेसिक पॉइंट हुआ कि भाई आपको लाभ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लाभ का जो घर है वो पाप कर्तरी में चला गया है। तो नवांश हमें बोलता है कि इस पाप कर्तरी को हटाना है, और इसके इंप्रेशंस तो हमें यहाँ पे मिल ही गए हैं, मंगल और ये राहु भगवान के, इसके इंप्रेशंस तो हमें मिल ही गए हैं, ये गड़बड़ है। तो ये वाला हमें काम करना है, और मंगल राहु पे काम करना है, और यहाँ पे चंद्रमा हमें कह रहे हैं कि काम करना है। अब देखिए शनि और केतु का जो ऊपर यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे तो छूट गया है, तो इसको हल्की रेमेडी से भी, और शनि भगवान भी कन्या राशि में बैठे हैं, बहुत पसंद करते हैं कन्या राशि को, बुध की राशि है, तो ऊपर की जो जड़ खराब थी, नीचे का फल अच्छा दिख रहा है, तो हम बेसिक्स पे तो काम करेंगे। यहाँ पर केतु भी अच्छे हो जा रहे हैं और तुला राशि में एक अच्छा भाव देते हैं। तो राहु केतु भगवान की जो दिक्कत है वो नवांश में जाके माइल्ड हो जाती है, लेकिन जो जड़ है उस पर हमें काम करना है। आगे मैं आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ।